वाइकिंग यह नाम जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना है नहीं। यह एक ऐसा समुदाय का नाम था जिनके आने की खबर बस सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। इतिहास में बहुत से लुटेरे हुए हैं, लेकिन कोई इनके जैसा क्रूर नहीं था। लूट के चक्कर में इन्होंने कितने लोगों को मारा इसका आंकड़ा भी नहीं लगाया जा सकता। वह आंधी की तरह आते थे और तूफान की तरह सब लूट के चले जाते थे। तो आइए जरा नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं इन बेरहम लुटेरों को। माना जाता है कि वाइकिंग का उदय डेनमार्क में हुआ था। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। वे बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते थे और वे छोटे छोटे कच्चे घरों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। खेती ही जीविका का सहारा था। इन सब के बावजूद उनमें एक चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। वह थी उनकी निडरता। दैनिक जीवन की परेशानियों ने उनके शरीर और दिल दोनों को काफी कठोर बना दिया था और वे शुरुआती दिनों में वाइकिंग लोग खून के प्यासे नहीं हुआ करते थे, लेकिन वक्त ने उन्हें अलग ही मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। वाइकिंग समंदर के पास रहने वाले लोग थे, इसलिए खेती के अलावा मछलियां पकड़ना उनकी जीवन का दूसरा बड़ा जरिया था। क्योंकि मछलियां पकड़ने के लिए उनको नाव चाहिए होती थी, इसलिए उन्होंने नाव तैयार करने में भी महारत हासिल कर ली थी। इसी बीच उनके अंदर तेजी से यह बात घर कर गई कि वह ताकतवर हो चुके हैं, साथ ही वह नाव चलाने में भी माहिर हो चुके थे। उनके पास यह दो ऐसे हथियार थे जिसका प्रयोग करके वह किसी को भी लूट सकते थे। यह बात उनके दिमाग तक पहुंची ही थी कि उन्होंने एक बार कोशिश करने का प्लान बना डाला और निकल पड़े अपनी पहली लूट की ओर। और वे अपनी पहली लूट के लिए इंग्लैंड को चुना। अपनी स्पेशल नाव में सवार होकर वह इंग्लैंड की तरफ निकल पड़े। उनके निशाने पर इंग्लैंड का एक ईसाई मठ था। वह मठ अपनी किताबों, कला और खजाने के लिए मशहूर था। उस जगह की सबसे बढ़िया बात थी कि वहाँ कोई भी सैनिक नहीं थे जो उन्हें रोकते। इंग्लैंड की सीमा पर पहुंचते ही वाइकिंग ने अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। वह मठ पहुंचने में कामयाब हो गए। वहाँ एक बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। यह देखकर वह पागल से हो गए और उन्होंने मठवासियों को मारना शुरू कर दिया। मठवासी समझ पाते कि ये क्या हो रहा है, इससे पहले ही वह लाशें बिछा चुके थे। उन्होंने मठ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और कुछ मठवासियों को वाइकिंग ने जिंदा छोड़ दिया था ताकि वह उनकी ताकत के बारे में लोगों को बता सके। उन्होंने जमकर इस मठ को लूटा और जाते जाते मठ के आसपास की इमारतों को जला दी। इसी लूट के बाद वाइकिंग का उदय शुरू हुआ। अपनी पहली लूट के बाद वाइकिंग के हौसले आसमान पर थे। उन्हें यह काम बहुत ही अच्छा लगने लगा था। उनके हिसाब से इसमें मेहनत कम थी और फायदा ज्यादा। अपनी पहली लूट के बाद तो वाइकिंग का सिलसिला बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। वह किसी पागल हाथी की तरह बस आगे बढ़ते जा रहे थे और जो भी सामने आता उसे कुचलते जा रहे थे। अपनी पहली छोटी लूट के बाद उन्होंने उसे बड़ा करना शुरू कर दिया। किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि खेती करने वाले वाइकिंग ने लूट का रास्ता क्यों चुना। उनकी इस लूट ने उनके जीवन को बिल्कुल बदल दिया। उनकी नजर अब दूसरे देशों पर थी, इस लिहाज से उनके आसपास के देशों पर उनकी लूट का सबसे ज्यादा खतरा था। अभी तक वाइकिंग छोटी नावों का प्रयोग करते थे, लेकिन अपनी ताकत बढ़ाते हुए उन्होंने पहली लूट के माल से बड़े जहाजों को बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वाइकिंग लुटेरों की तरह नहीं बल्कि एक हथियारे समूह के तौर पर पहचाने जाने लगे और उन्होंने अपना लूट का दायरा भी बढ़ा दिया था। पहले तो वह आसपास की जगह पर ही जाया करते थे, लेकिन बाद में वह अनजान देशों तक पहुंचने लगे थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि कोलंबस से कई सालों पहले वाइकिंग अमेरिका के समुद्री तट तक पहुंच चुके थे। वह किसी भी अनजान रास्ते पर निकलना पसंद करते थे। उन्हें जो भी जगह पसंद आ जाती थी वह वहां जाकर लोगों को मारते और लूट कर उन्हें कंगाल बना देते थे। अपनी इस लूट के पीछे उन्होंने कई निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। वाइकिंग लूट तो करते थे, लेकिन उन्होंने इसके साथ में मानव तस्करी भी शुरू कर दी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वह जहाँ भी लूट करते थे वहाँ के कुछ लोगों को बंदी बना लेते थे। बाद में इन लोगों को वह अमीरों को बेच देते थे और अमीर लोग इन्हें अपना दास बनाते थे। इस काम को करते करते वाइकिंग के पास पैसों की कमी भी खत्म हो गई। इस खूनी खेल में ना तो वह अब किसी धर्म को मानते थे, ना ही किसी समुदाय को। इंसानियत तो जैसे उनमें खत्म सी हो गई थी। उनके लिए उनकी ताकत और उनके लोग ही अब सब कुछ थे। वक्त के साथ वाइकिंग की दहशत बढ़ने लगी थी। अंग्रेजों को तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। एक बार तो वह इंग्लैंड के काफी अंदर तक पहुंच चुके थे। वहां उन्होंने जमकर आतंक मचाया। उनकी क्रूरता के आगे इंग्लैंड के लगभग सभी राजा हार चुके थे। इसी बीच इंग्लैंड के एक राजा अल्फ्रेड ने वाइकिंग का सामना करने का साहस किया। शुरुआत से ही उन्होंने वाइकिंग को कड़ी टक्कर दी। उन्होंने वाइकिंग को इंग्लैंड को कब्जाने से काफी लंबे समय तक रोके रखा। धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरा वाइकिंग की ताकत कमजोर होने लगी। अल्फ्रेड
अल्फ्रेड जान चुका था कि वाइकिंग की कमियां क्या है। वह अब उन पर भारी पड़ने लगा था। थोड़ा ही वक्त लगा और वाइकिंग पूरी तरह से उसके सामने पस्त पड़ गए। अल्फ्रेड ने वाइकिंग से इंग्लैंड का अधिकतर हिस्सा वापस ले लिया। वाइकिंग के पास भागने की कोई जगह बाकी नहीं थी और उन्हें अल्फ्रेड के हाथों अपनी हार नजर आने लगी थी। अब वाइकिंग का दुश्मन उनसे ताकतवर हो चुका था। वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वह बार बार अल्फ्रेड से हारने के बाद भी लड़ने पहुंच जाते थे। इसी कारण उनके लोग मरते रहे और वह कमजोर होते गए। अंत में जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा तो उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। यह एक आखिरी जंग थी। इसमें हार के बाद वाइकिंग का नामो निशान मिट जाने वाला था। वाइकिंग ने अल्फ्रेड के खिलाफ जंग शुरू की। वाइकिंग ने कोशिश तो बहुत की मगर वह अल्फ्रेड का कुछ नहीं कर पाए। जंग खत्म करने के लिए अल्फ्रेड ने वाइकिंग के राजा एरिक को जंग में मार डाला। माना जाता है कि उस दिन से वाइकिंग का खूनी राज खत्म हो गया था। लोगों के दिल से खूनी लुटेरों का डर खत्म हो गया और वाइकिंग गायब हो गए। आज भी इतिहास में वाइकिंग को किसी अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि अपनी क्रूरता के लिए ही जाना जाता है। जिस खूनी खेल को उन्होंने शुरू किया था उसका ही उसे शिकार होना पड़ा।